मेरे किसान साथियों, हरबिलास डायरी फार्म के सभी किसान साथियों पशुपालकों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आपको एआई के ऊपर कुछ वैज्ञानिक तरीके बताऊंगा। बहुत से साथियों के मेरे पास मैसेज आए कि एआई से हमारी गप्पा नहीं रुकती, इसीलिए हमें जोटे से कराना पड़ता है। एआई का क्या महत्व है, एआई क्यों कराते हैं हम? गांव के अंदर जो जोटे या सांड है उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और हमारी जो ब्रीड है आगे दूध वाली पैदा नहीं होती, इसीलिए हमारे को एआई करानी चाहिए। क्योंकि एआई जिन सांडों से हम कराते हैं, जो प्रोजनी टेस्टेड बोल रहे हैं, 20-25 लीटर से ऊपर के बोल रहे हैं वो, तभी हमारे पास दुधारू बच्चे आएंगे आगे। अगर नस्ल बढ़िया होगी, ब्रीड बढ़िया होगी, तो किसान को भी तभी प्रॉफिट होगा। अगर 8-10 लीटर वाली नस्ल रखेंगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। मैं एआई के बारे में बताऊंगा। बहुत से साथी कहते हैं कि हमारी रिपीटर होगी। रिपीटर होने के बहुत से कारण हैं। एआई करना और एआई करने से पहले जांचना भी एक इसका कारण है। जैसे हमने पहले इसको हाथ डाल के चेक किया कि बच्चेदानी का मुंह खुला है, तो हमने पाया कि बच्चेदानी का मुंह खुला है, और फिर उसके बाद सीमन की तैयारी की। सीमन की तैयारी करने से पहले हमको किसी भी साथी को बुलाकर, या अपने पास कोई भी मजदूर नहीं है, किसी पड़ोसी की मदद से पहले पशु को काबू करें। आमतौर पर किसान क्या करता है, डॉक्टर को बुला लेता है और डॉक्टर सीमन निकाल लेता है। उसके बाद फिर वो आवाज़ लगाता है अपने परिवार के मेंबरों को कि फलाने तो रस्सा लेके आ, फलाने मूरी लेके आ। तब तक वो काफ़ी समय हो चुका होता है और सीमन हमारा ख़राब हो जाता है पशु का। अगर सीमन ख़राब हो गया बुल लगा, तो ख़राब हुआ सीमन लगाएंगे तो 100 के 100% वो तो फेलियर है, और गब्बा नहीं ठहरेगी, रिपीटर तो होगी। हमारे को क्या करना चाहिए, जैसे हमने ये पशु को काबू किया हुआ है, एआई करने से पहले पशु को काबू कर लिया अच्छी तरह, और किसी तरह की कोई हरकत नहीं करेगा, तो फिर उसकी एआई करेंगे। तो हम अब पानी का टेम्परेचर चेक करेंगे। इसके अंदर 36 से 37 डिग्री के बीच में पानी रहना चाहिए। 36 से 37 डिग्री। आमतौर पर क्या करते हैं, उंगली डुबो के पानी का टेम्परेचर चेक कर लेता है एआई वर्कर, जबकि उंगली से चेक नहीं होता। अपनी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो गर्म पानी भी आपको ठंडा लगेगा। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा है तो थोड़ा गर्म भी, ज़्यादा गर्म लगेगा। तो ये हमने 37 डिग्री पे कर लिया इसको। अब हमें इसमें से सीमन निकालेंगे। जो भी हमने सेलेक्ट किया है वो सीमन निकालेंगे। थोड़ा नीचे रख के सीमन निकालते हैं ताकि इसको किसी भी तरह की हवा ना लगे। ये देखो अभी भी 37 डिग्री टेम्परेचर है इसका। उधर हमने पहले पशु को काबू कर लेना है। ऐसा ना हो कि डॉक्टर सीमन निकाल के खड़ जाए और पशु को हम उसके बाद काबू करें, क्योंकि उस समय बहुत देर हो जाएगी। आमतौर पर किसान यही करता है, पहले डॉक्टर को टीका लगाने के लिए बुला लेता है और पशु काबू नहीं करता, तो उसको बहुत देर हो जाती है। जब तक कोई पड़ोसी या कोई परिवार के मेंबर रस्सा लेके आता है, तब तक सीमन को थाइन किए हुए लंबा समय हो जाता है। तो हमें थाइन करने के बाद जल्द से जल्द लगा देना चाहिए, जितनी जल्दी हमारे पास हो। तो पहले गन को अच्छी तरह से कॉटन से साफ कर लेना चाहिए। पहले गन को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। और फिर कॉटन से इसको सीमन को साफ करके
ये क्रिया अपने पशुशाला के बिल्कुल पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पशुशाला हमारी दूर है, वो सामने गेट दिखाई दे रहा है, उधर हमारे पशुओं का बनाया हुआ है और ये उसमें लोड हो गया। तो बिना ग्लव्स के नहीं करना चाहिए। कई बार पशु को अपने हाथों से इन्फेक्शन हो जाता है। हर बार नया ग्लव्स यूज करना चाहिए। अगर पशु को चाहे चेक करना है और चाहे उसको एआई करनी है, हर बार नया ग्लव्स होना चाहिए हमारे पास। और फिर लुब्रिकेटिंग के लिए सरसों का तेल लगाओ या और भी कोई पदार्थ लगा सकते हैं जिसके अंदर लुब्रिकेटिंग है। तो अब हम इसके एआई करने लग रहे हैं। पशु देखो अच्छी तरह से काबू है और जितनी जल्दी हो सके हमें उसकी एआई कर देनी चाहिए। जितनी जल्दी करेंगे तो गब्बर ठहरने के चांस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक आदमी साथ में कॉटन पकड़ के खड़ा होना चाहिए। कई बार पशु गोबर कर देता है हाथ डालने से और योनि द्वार के ऊपर उसके गोबर लग जाता है और वो गन के साथ अंदर चला जाता है। अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो साथ में कॉटन वाला साथी साथ में खड़ा होना चाहिए और बिल्कुल आराम से करना चाहिए, क्योंकि ये पशु का बहुत नाजुक मामला है। अगर इधर उधर गन लग गई तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगी। तो हमें बहुत सी सावधानी से, जैसे अब डिपॉजिट कर दिया है सीमन, और आस्ता आस्ता से गन बाहर निकालनी चाहिए। और इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि आपका पशु गाभण नहीं ठहरेगा। और गाभण के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो न्यूट्रिशन वगैरह देते हैं उसका भी बहुत बड़ा रोल है। इस तरह की भी कोई समस्या नहीं आएगी। इसका समस्याओं के बहुत से कारण हैं। पशुपालक आमतौर पर क्या करता है, जब भी उसको बच्चे को पालना होता है, जब तक तो माँ का दूध पीता है कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रिशन वैल्यू उधर से मिलती रहती है। उसके बाद वो माँ का दूध आस्ता आस्ता बच्चे को कम कर देता है देना और उसको फीडिंग में चालू कर देता है। आमतौर पर फीडिंग कम देते हैं, चारा वगैरह ज़्यादा देते हैं, इसीलिए उसका पेट निकल आता है। तो जो ये जोटी है, ये काफ स्टार्टर, काफ ग्रोवर और इनके ऊपर पड़ी हुई है। दूध की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती अगर हम पशु के न्यूट्रिशन वैल्यू उधर से पूरे करेंगे। तो इसीलिए मैं किसान साथियों से कहता हूँ, गाभण ना ठहरने के बहुत कारण हैं। अगर पशु के अंदर मिनरल्स की कमी है और हमने उसको प्रॉपर डाइट नहीं दी, फिर वो गाभण ठहरने में समस्या करती है। अगर आपने उसको काफ स्टार्टर, काफ ग्रोवर और मिनरल मिक्सचर देते रहे हो तो किसी तरह की भी कोई समस्या नहीं आएगी। और जो थोड़े बहुत नुक्ते हैं तो मैं जब वीडियो एडिट करूँगा उस समय आपको बता दूँगा इसके अंदर। तो अगर पशुपालक व एआई वर्कर इन बातों का ध्यान रखेगा तो आपका पशु किसी भी तरह से रिपीटर नहीं होगा। अगर रिपीटर होगा तो अच्छे डॉक्टरों की राय लेकर या यूनिवर्सिटी की राय लेकर आप उसका ट्रीटमेंट कराइए, तो आपका पशु स्वस्थ हो जाएगा। उसके बाद ही एआई कराएं। ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ मैं आप सभी साथियों से अपील करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मेरे को जो भी किसान साथी मेरे चैनल को देख रहे हैं उनकी बहुत सपोर्ट मिल रही है और दिन में बहुत फ़ोन आते हैं मेरे पास। वो इसीलिए आते हैं कि अंकल जी आप फलानी चीज़ के ऊपर बनाओ, इस चीज़ के ऊपर बनाओ, और बहुत सपोर्ट है किसानों का। अगर इसी तरह मिलता रहा तो मैं भी आपके साथ ऐसे ही चलता रहूँगा। तो ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ, सत श्री अकाल।